हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल संजय सीआरडीएम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट है 5 जून और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों, आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप लोगों को एक संकल्प लेना है, क्योंकि मैं भी एक पेड़ लगाने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगा इस वीडियो को बनाने के बाद। और आप भी संकल्प लीजिए कि आप लोगों को भी एक पेड़ जरूर लगाना है, जिससे कि हमारी ये धरती यानी कि पृथ्वी सुरक्षित रहे और इस पे मानव या फिर जो जीव जंतु हैं उनको भरपूर ऑक्सीजन मिल सके और उनका जीवन सुख में बन सके। तो इसलिए दोस्तों, आज सभी लोगों को एक पेड़ अवश्य लगाना है। पेड़ों की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है ये पेड़ों पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों वो थर्मल फिजिक्स की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की स्टडी करा रहे हैं, आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। और सबसे पहले हमने स्टार्ट की है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हमने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को हमने थर्मल फिजिक्स के बारे में पूरी डिटेल से समझाया था। और वहां पर हमारी बात चल रही थी सिलेंडर की। तो सिलेंडर को हमें समझना था, तो सिलेंडर को समझने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि सिलेंडर के 3 पार्ट होते हैं, एक गैस, एक वॉल्व और एक पिस्टन। ये कौन कौन से पार्ट होते हैं ये मैंने विद डायग्राम के यानी कि डायग्राम बनाया था, उसको आपको भली भांति समझाया था। यदि अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने गैस के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाया था कि गैस जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आइडियल गैस, एक होती है रियल गैस। आइडियल गैस को हम कहते हैं परफेक्ट गैस और रियल गैस को हम कहते हैं वैन डर वाल गैस। परफेक्ट गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV=RT। और यहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है वो केवल काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर बात की थी कि वैन डर वाल गैस का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है P+A/V², V-B=RT, जहां पर A और B क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और यहाँ पर जो ऊर्जा होती है इस गैस के अंदर वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है। ये दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल से अपनी पिछली वाली वीडियो में समझा दिया था। अब बात करते हैं हम इसके बाद वॉल की, क्योंकि वॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं वॉल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वॉल पार्ट होता है सिलेंडर का वो भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो वॉल कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कंडक्टिंग वॉल होती है, कंडक्टिंग वॉल। दूसरी होती है नॉन कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल का मतलब होता है कि जिसमें हीट जो है, हीट का क्या हो? एक्सचेंज हो। ठीक है, एक्सचेंज। हीट का क्या होना चाहिए दोस्तों? इसमें एक्सचेंज होना चाहिए। अगर हीट का एक्सचेंज है तो वॉल हमारी कैसी है? कंडक्टिंग है। और अगर हीट का एक्सचेंज नहीं है यानी कि नहीं होता है, ठीक है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब दोस्तों ये है कि आदान प्रदान, यानी कि हीट यदि जिस वॉल से आदान प्रदान की जा सकती है उस वॉल को हम कहते हैं कंडक्टिंग वॉल। और जिस वॉल से हीट का आदान प्रदान नहीं होता है उस वॉल को, वॉल का मतलब दीवार, ठीक है, या बाउंड्री या फिर सराउंडिंग, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था अपनी पिछली वाली वीडियो में। तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल। अब बात करते हैं कंडक्टिंग वॉल की। सबसे पहले दोस्तों, कंडक्टिंग वॉल को भी अगर हम समझते हैं तो कंडक्टिंग वॉल भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पिछली वाली वीडियो में जाके भी नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो एक जो हमारी पास जो वॉल होती है कंडक्टिंग वॉल में वो होती है परमिएबल। परमिएबल, ठीक है, परमिएबल वॉल होती है जिसे हम कहते हैं पारगम्य। पारगम्य। एक होता अपारगम्य। ठीक है, दूसरी होती है हमारी इम्परमिएबल। इम्परमिएबल। ठीक है, एक वॉल कौन सी होगी? परमिएबल वॉल होगी। और एक वॉल कौन सी होगी? हमारी इम्परमिएबल वॉल होगी। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों परमिएबल को पारगम्य, यानी कि जिसके आर पार जा सके कुछ। इम्परमिएबल जिसके आर पार जा सकता है, लेकिन किस तरह से जाता है? ये भी अपारगम्य है, लेकिन ये इसके अंदर भी जो है हीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसको मैं डिटेल से समझाता हूं आपको। देखो, पारगम्य जो वॉल होती है हमारी वो कौन सी होती है? जैसे मान लिया हमारा पूरा का पूरा ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के 3 पार्ट हमने बताया, गैस, वॉल, पिस्टन। गैस, वॉल, पिस्टन। ठीक है, अब ये जो वॉल है यानी कि जो दीवार है ये वाली, ये दीवार अगर परमिएबल है, यानी कि कैसी है? ये परमिएबल दीवार है, यानी कि तो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल का भी क्या हो? ट्रांसफर हो, यानी कि मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो। और इसके अंदर एनर्जी का, एनर्जी या फिर हीट, ठीक है, एनर्जी या फिर हीट, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी या फिर हीट का भी क्या हो? आदान प्रदान हो,
यानी कि एक्सचेंज हो। मॉलिक्यूल और हीट दोनों का जिस वॉल से एक्सचेंज होता है उस वॉल को हम कहते हैं परमेबल वॉल। दोस्तों आज है 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस में हम प्रण लेते हैं यानी कि हम संकल्प लेते हैं पेड़ लगाने का, पेड़ पौधों को कम न होने का। तो दोस्तों आज क्यों ना पेड़ पौधों के आधार पे ही हम परमेबल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी कि जैसे हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, जिसे हम कहते हैं पादप कोशिकाएं, तो पादप कोशिकाओं के अंदर सेल्स वॉल्स होती हैं यानी कि सेल वॉल्स, जिसे हम कहते हैं कोशिकाएं भित्ति। तो दोस्तों कोशिकाएं भित्ति जो हैं वो पादप कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको सहारा प्रदान करती हैं। किस प्रकार से करती हैं कि ये अपने अंदर से एक्सचेंज होने देती हैं, पानी को भी, मॉलिक्यूल को भी एक्सचेंज होने देती हैं, और जो उसके पोषक तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन वगैरह होती है उसको भी एक्सचेंज होने देती हैं। जैसे कि वो एक्सचेंज होते हैं उससे आदान प्रदान होते हैं, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनको मजबूती मिलती है, इनको सुरक्षा मिलती है, इनको पोषक तत्व मिलते हैं, जिसके कारण अपने अंदर ये ग्रोथ कर पाते हैं और ये पेड़ पौधे जो हैं हमारे हरे भरे जो हैं दिखाई देते हैं। यानी कि इनमें इनके अंदर ग्रोथ होती है और ये सही से अपने आप को विकसित कर पाते हैं, जिसके कारण हमें ये ऑक्सीजन देते हैं दोस्तों। तो इनके अंदर जो कोशिकाएं भित्ति होती हैं वो कोशिकाएं भित्ति वर्क करती हैं परमेबल वॉल्स का, यानी कि वो परमेबल वॉल्स होती हैं। उनके अंदर से मॉलिक्यूल भी एक्सचेंज होता है और उसके जो पोषक तत्व हैं जैसे कि हीट या उष्मा यानी कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, यानी कि दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होता है उसके अंदर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इम्परमेबल वॉल्स की, तो दोस्तों इम्परमेबल्स का जो एग्जाम्पल है वो भी यही है कि अगर हम कोई इस प्रकार से एक सिलेंडर ले लेते हैं और उस सिलेंडर में हम देखते हैं कि ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है, इस प्रकार से ये पिस्टन है, इसको हम पिस्टन कहेंगे। इसके अंदर जो भरी हुई है वो क्या है, गैस है, और ये जो है ये क्या है, वॉल। तो दोस्तों ये जो वॉल है ये इसकी इम्परमेबल कैसे होगी, यदि इस वॉल में से जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्सचेंज ना हो, यानी कि मॉलिक्यूल का एक्सचेंज ना हो, इसके अंदर केवल और केवल किसका हो, एनर्जी का एक्सचेंज या फिर हीट का एक्सचेंज हो। बात समझ आ रही होगी, ठीक है, किसका एक्सचेंज हो, मॉलिक्यूल का हो या फिर हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज हो। तो इस प्रकार का जो एक्सचेंज जिस वॉल से होता है उसे हम कहते हैं इम्परमेबल वॉल्स। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं इसका हमारी बॉडी की स्किन या पेड़ों की स्किन। तो ये जो बॉडी की स्किन या पेड़ों की जो स्किन होती है इसके अंदर से केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है और एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। इसके अंदर मॉलिक्यूल का आदान प्रदान नहीं होता है। बात समझ आ रही होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल का आदान प्रदान नहीं होता है, इसके अंदर केवल किसका होता है, हीट का या फिर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो इसलिए हमारी जो स्किन है वो किसका वर्क करती है, इम्परमेबल वॉल्स का वर्क करती है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमारा कोई रूम, तो रूम की जो दीवारें होती हैं तो वो दीवारें जब बाहर के सनलाइट से बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं तो रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो भी बढ़ जाता है। तो जो दीवारें होती हैं हमारी वो किसका काम करती हैं, इम्परमेबल वॉल्स का काम करती हैं, क्योंकि उनके अंदर से केवल और केवल हीट का एक्सचेंज होता है, मॉलिक्यूल का एक्सचेंज नहीं होता है। जो बाहर सनलाइट से उनके अंदर हीट पड़ी और वो हीट उन्हें दीवारों ने एब्जॉर्ब की, वो हीट अंदर की ओर जाने लगती है। तो इस प्रकार से हीट का एक्सचेंज होगा, केवल मॉलिक्यूल का एक्सचेंज नहीं होता है। तो दोस्तों कमरे की जो दीवारें हैं वो किसका वर्क करती हैं, इम्परमेबल वॉल्स का वर्क करती हैं। जो प्लांट के अंदर यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल्स वॉल्स होती हैं वो किसका वर्क करती हैं, परमेबल वॉल्स का वर्क करती है, यानी कि इसका काम करती हैं। बात समझ आ गई होगी कि किसे हम परमेबल वॉल्स कहते हैं, उसे इम्परमेबल वॉल्स कहते हैं, यानी कि कंडक्टिंग वॉल्स जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज हो। हीट का दोनों में एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल का भी होता है हीट के साथ और यहाँ पर मॉलिक्यूल का हीट के साथ नहीं होता है एक्सचेंज। इसलिए हम दो रूप से पढ़ते हैं, यानी कि दो प्रकार से कंडक्टिंग वॉल को पढ़ते हैं। बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल्स की। तो दोस्तों नॉन कंडक्टिंग वॉल इस प्रकार की कंडक्टिंग वॉल होती है। यदि हम कोई सिलेंडर लें इस प्रकार का ही, ठीक है, इसकी ये पिस्टन हम यहाँ पर बना दें, तो दोस्तों ये जो पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर जो क्या है, भरी हुई गैस। तो सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, गैस। तो गैस के यानी कि सिलेंडर के 3 पार्ट हो गए, गैस, पिस्टन और वॉल्स। तो ये वॉल्स इस प्रकार की हों, किस प्रकार की हों वॉल, कि ये वॉल जो है हमारी वो कुछ इस प्रकार की हों कि इसमें से हीट का एक्सचेंज ना हो, यानी कि क्या हो, इसके अंदर हीट का एक्सचेंज ना हो, ना तो मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो इसमें से और ना ही इसमें से हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज ना होना चाहिए, ठीक है, नहीं, यानी कि नहीं होना चाहिए। हीट का भी एक्सचेंज ना हो, मॉलिक्यूल का भी एक्सचेंज ना हो। तो इस प्रकार की जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल। जैसे इसका एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है थर्मस बोतल। जो थर्मस बोतल होती है दोस्तों, जो आप लोग मिल्टन वगैरह की लेकर आते हैं, उसके अंदर वाटर रखते हैं और कहीं बाहर जाते हैं कैरी करते हैं, तो वाटर जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर वो ठंडा रहता है पूरे दिन। क्यों रहता है, क्योंकि उसकी जो दीवारें होती हैं
उन दीवारों से हीट का एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि बाहर की हीट जो है वो अंदर नहीं जा पाती और अंदर की हीट बाहर नहीं आ पाती है। तो इसलिए जैसा पानी उसके अंदर रखेंगे, जिस टेम्परेचर पर रखेंगे उसी टेम्परेचर पर वो पूरे दिन बना रहता है। तो उसकी जो दीवारें होती हैं वो दीवारें नॉन कंडक्टिंग होती हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका समझने के लिए, बात समझ में आ गई होगी कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हम किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्स क्या होती हैं। अब बात करेंगे पिस्टन की, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पिस्टन की। तो अगर हम पिस्टन को भी पढ़ें तो दोस्तों पिस्टन को भी दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, यानी कि पिस्टन भी दो प्रकार से वर्क करती है। पिस्टन वर्क दो प्रकार से कैसे करती है कि जैसे हम एक सिलेंडर यहाँ पर ले रहे थे और इस सिलेंडर में ये जो है पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, इसका वर्क हम देख रहे हैं। ये सिलेंडर की वॉल है, उसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो अगर हम इस पिस्टन के ऊपर बाट रख दें या कोई वेट रख दें या फिर इसको प्रेशर ऐसा करके नीचे की ओर दबाएं, तो नीचे की ओर दबाएंगे तो गैस को क्या करेगी, ये कंप्रेस्ड कर देगी, यानी कि उसको अंदर की ओर दबाएगी। ठीक है, और जो हमने इसके ऊपर बाट रखा या फिर इसको प्रेशर लगा के ऊपर से दबाया है तो कंप्रेस्ड किया इसको, यदि उस बल को हम हटा दें ऊपर से तो पिस्टन क्या अपनी जगह प्राप्त कर लेगी, यानी कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी, यानी कि पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगी। ऊपर की ओर जाने की जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं एक्सपेंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक्सपेंड कहते हैं, और नीचे की ओर कंप्रेस्ड कहते हैं। तो कितने प्रकार से वर्क करेगी पिस्टन, पिस्टन दो प्रकार से वर्क करेगी। एक तो एक्सपेंड यानी कि कंप्रेस्ड होगी नीचे की ओर और ऊपर की ओर एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड का मतलब फैलाव होता है और कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना। बात समझ आ रही होगी, कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, दबाना। तो कंप्रेस्ड देखो किस प्रकार से होगी, यदि हमारे पास जो है एक सिलेंडर है इस प्रकार से और ये क्या है इसकी पिस्टन, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना आप कि कंप्रेस्ड हम किसे कहेंगे और एक्सपेंड किसे कहेंगे। इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो जब ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन पे मान लिया ऊपर से हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स नीचे की ओर, इस पिस्टन पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब ऊपर से हमने कोई बाट रखा या फिर इस प्रकार से कोई फोर्स लगाया तो ये पिस्टन जो है यहाँ से नीचे आ जाएगी, यानी कि मान लिया ये इस अवस्था में पहुँच गई, यानी कि यहाँ पर आ गई। ठीक है, पिस्टन कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। पिस्टन यहाँ थी, उस पर फोर्स लगाया तो क्या हुई, कंप्रेस्ड करा इस गैस को। तो मान लिया जो गैस थी यहाँ तक भरी हुई, उसका जो वॉल्यूम था पहला वो कितना था, V1, और जब ये कंप्रेस्ड होकर नीचे आ गई, पिस्टन यहाँ पर आ गई, तो वॉल्यूम देखो बढ़ गया, घट गया या बढ़ गया, बताइए। तो देखो वॉल्यूम इतना था पहले और अब कितना हो गया ये, तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। तो मान लिया जो घटा वॉल्यूम ये कितना हो गया, V2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा कौन सा बड़ा है, यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि जो V1 वॉल्यूम होगा वो V2 से बड़ा होगा कंप्रेस्ड की अवस्था में। और जब वॉल्यूम घटता है यानी कि कंप्रेस्ड ऐसा करके हम नीचे की ओर दबाएंगे मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे पे कोलिजन करते हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे एक दूसरे पे तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बात समझ लेना, ठीक है, यदि वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो तब टेम्परेचर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज होता है, इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा कंप्रेस्ड की अवस्था में। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एक्सपेंड की, तो एक्सपेंड की कंडीशन को भी समझ लेते हैं कि यदि हम कोई इस प्रकार से पिस्टन ले लें, ये पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पर हमने पिस्टन बना दी, ये क्या है, पिस्टन, और ये पिस्टन किस में लगी हुई है, एक सिलेंडर में लगी हुई है, और ये सिलेंडर की वॉल्स है और इसके अंदर क्या भरी हुई है, इस प्रकार से गैस भरी हुई है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन है। अब क्या एक्सपेंड में क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेस्ड में जो है पिस्टन गैस पर फोर्स लगाती है, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, जो पिस्टन होती है, पिस्टन वो किस पर फोर्स लगाएगी, वो लगाएगी गैस पर, यानी कि पिस्टन लगाएगी गैस पर। लेकिन बात करते हैं एक्सपेंड की, तो एक्सपेंड में क्या होता है, एक्सपेंड में जो गैस होती है वो गैस वर्क करती है, यानी कि फोर्स लगाती है किस पर, पिस्टन पर, ये पिस्टन पर फोर्स लगाएगी। यहाँ पर ये वाली बात आपको याद रखनी, इससे आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि कंप्रेस्ड की अवस्था में पिस्टन गैस पर वर्क करेगी और एक्सपेंड की अवस्था में गैस पिस्टन पर वर्क करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो गैस है, गैस अंदर जो भरी हुई है, ये इस प्रकार से ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी पिस्टन पर, और जब ये पिस्टन पर फोर्स लगाएगी, कैसी कंडीशन में, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने एक्सपेंड कर इसको कंप्रेस्ड किया था, ऊपर फोर्स लगाया था, इस फोर्स को हमने हटा दिया तो गैस ऊपर की ओर फोर्स लगाने लगेगी इस पे, और ये पिस्टन ऊपर की ओर चलने लगेगी। मान लिया ये जो कंडीशन है, इसका जो वॉल्यूम है इस अवस्था में वो V1 है।
ठीक है। और जब गैस ने इस पे ऊपर की ओर वर्क किया यानी कि फोर्स लगाया तो पिस्टन कहाँ पहुंच गई, ऊपर आ गई, यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन में आ गई पिस्टन। पहले कहाँ पर पिस्टन थी, यहाँ थी, और अब कहाँ गई पिस्टन, यहाँ। तो पहले वॉल्यूम इसका इतना था V1 और अब कितना हो गया V2, यानी कि इतना वॉल्यूम हो गया ये। तो ये कौन सा हो गया वॉल्यूम V2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो वॉल्यूम V2 होया, तो अब बताइए इसमें वॉल्यूम कौन सा बड़ा होगा। यहाँ पर वॉल्यूम V1 था ये वाला, ठीक है, और फिर वॉल्यूम कितना हो गया V2, ये हो गया। तो यहाँ वॉल्यूम कौन सा बड़ा था, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो यहाँ पर अब देखो अब वॉल्यूम कौन सा बड़ा होगा, ये V1 है और ये V2 है यहाँ तक, ठीक है। तो कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारा V2 बड़ा होगा, ठीक है, V1 से। बात समझ आ रही है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये बात समझिए, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा हो, हमारा इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज, जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इस कंडीशन में डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। अब इसका वर्क देख लेते हैं। जो तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं इसको कि किस प्रकार से पिस्टन जब गैस पे वर्क करती है और गैस पिस्टन पर वर्क करता है तो ये पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो मान लिया जैसे हमने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि पिस्टन किस पे वर्क कर रही है, गैस पे वर्क कर रही है, यानी कि ये कंप्रेस्ड की अवस्था की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पिस्टन गैस पे वर्क करती है तो उस समय वर्क यहाँ पर होगा पिस्टन के द्वारा गैस पर किया गया वर्क dW = PdV। इसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर दें उन दो साइड, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करें। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, हम देख रहे हैं कि पहले वॉल्यूम कितना था, V1 था, और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया V2, यानी कि V1 से V2। तो हम देख रहे हैं कि V1 से V2 हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, वॉल्यूम इधर है और ये वर्क है, वर्क का हमने करा 0 से लेके W तक। तो दोस्तों जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका हमारा आ जाएगा W, और यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे P क्या है, प्रेशर यानी कि कांस्टेंट है, और चेंज किस में हो रहा है, dV में। तो इसका हमारा V1 से लेके V2 तक जो है इंटीग्रेशन होगा, कितना होगा, V आ जाएगा। तो एक बार रखेंगे हम V2 और एक बार रखेंगे V1, तो हमारे पास आ गया P V2 - V1। तो यानी कि इधर W आ गया, तो W बराबर P V2 - V1। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में कंपेरेज की अवस्था में हम देख रहे हैं कि V1 जो है वो इज ग्रेटर देन है V2 से, यानी कि V1 बड़ा है V2 से। तो कंपेरेज की अवस्था में V1 जब V2 से बड़ा है तो इसलिए हमारे पास देखो V1 जो है वो माइनस का है और V2 क्या है, प्लस का। तो माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो इस स्थिति में माइनस का बचेगा हमारा, तो यानी कि जो वर्क होगा वो कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जब कंपेरेज की अवस्था में होगी यानी कि जब पिस्टन गैस पे वर्क करेगी तो वो कितना होगा, नेगेटिव वर्क होगा। कैसा वर्क होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जब गैस पिस्टन पे वर्क करती है, यानी कि यहाँ पर समझ लेते हैं इसको कि जब गैस जो है वो किस पे वर्क कर रही है, पिस्टन पे वर्क कर रही है, तो उस स्थिति में भी हमारे पास dW = PdV होगा। मान जो है यानी कि W जो होगा कितना होगा, dW बराबर PdV। एक इक्वेशन प्राप्त होगी, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन करके फिर से हमारे पास यही इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि W बराबर P V2 - V1। तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन मिल गई वो कितनी हो गई, W = P V2 - V1। लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं दोस्तों कि वॉल्यूम जो है पहले कितना था, V1 था, और बाद में कितना हो गया, V2 हो गया, यानी कि V2 बड़ा है किससे, V1 से। यदि वॉल्यूम V2 V1 से बड़ा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V2 बड़ा है V1 से, तो V2 क्या है, पॉजिटिव है, और V1 क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा है, तो पॉजिटिव में से जब नेगेटिव को घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है कि W का मान कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब गैस पिस्टन पे वर्क करती है तो पॉजिटिव वर्क प्राप्त होता है, और जब पिस्टन गैस पे वर्क करती है तो नेगेटिव वर्क प्राप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि सिलेंडर पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और सिलेंडर आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे हम आगे थर्मल फिजिक्स को पढ़ेंगे, उसके टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हम किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, और टेम्परेचर हम किसे कहते हैं, उसके टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को भी हम समझने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच पाएगा। और दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप उसको क्लिक कर देख सकते हैं हमारी सारी वीडियो, ठीक है। और इससे पहली जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस वीडियो को भी जरूर देखना, तभी ये वीडियो क्लियर हो पाएगी, आपकी समझ में आ पाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।